गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज़ूलॉजी वाइब्स और साथ ही साथ डेवलपमेंट बायोलॉजी की सीरीज़ में। और आज के इस लेक्चर में हम दो टॉपिक को करने वाले हैं नॉकआउट, जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स और प्रिवेंशन फ्रॉम पॉलीस्पर्मी इन मैमल्स। तो इन तीनों प्रोसीजर के बारे में आज हम देखेंगे इस लेक्चर में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर में? मैंने आपको बताया था इन द विसिनिटी ऑफ oocyte क्या क्या हो रहा होता है। एक होता है हाइपर एक्टिवेशन, दूसरा होता है थर्मो एक्टिविटी, तीसरा होता है आपका कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस किसकी वजह से होता है? जो आपके क्यूमुलस सेल्स होते हैं, आपके oocyte के अराउंड क्यूमुलस सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, जो आपका स्पर्म है वो अट्रैक्ट होता है ओवम के लिए, ओवम की साइड। ठीक है, तो जब ये जो स्पर्म जो है ओवम के आसपास आ जाता है, तो क्या होता है, जैसे ही स्पर्म ओवम के अराउंड आता है, तो उसके बाद इट स्टार्टेड टू सिक्रीट द हाइलुरोनिडेज। ठीक है, अब ये हाइलुरोनिडेज जो स्पर्म सिक्रीट करता है, इसका काम क्या होता है? नाम समझ में आ रहा है इसका काम क्या है? ये जो हाइलोनिक एसिड है उसको डाइजेस्ट करता है। नियराइज होता है कि ये जो हाइलोनिक एसिड है ये होता है प्रेजेंट कहाँ होता है। ठीक है, तो ये जैसे आपकी इतने सारे क्यूमुलस सेल्स हैं, ठीक है, तो इनको जो अटैच करके रखता है, इनको जो ज्वाइन करके रखता है, वो हाइलोनिक एसिड अटैच करके रखता है। तो इनके बीच में क्या है, ये हाइलोनिक एसिड है। तो क्या हुआ, जब ये हाइलोनिक एसिड को जब आपके स्पर्म सेल ने डाइजेस्ट कर दिया, हाइलोनिडेज ने डाइजेस्ट कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ, जो क्यूमुलस सेल्स है उनके बीच में गैप जनरेट हो गया। अब इस गैप से क्या होगा, जो आपका स्पर्म सेल है वो पेनिट्रेट कर देगा और अपना रास्ता बना लेगा जोना पेलिसुडा तक। ठीक है, तो अब जब जोना पेलिसुडा तक आ गया, तो हम भी आ जाते हैं जोना पेलिसुडा में, बात करते हैं जोना पेलिसुडा होता क्या है। ठीक है, तो जोना पेलिसुडा क्या है? एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है, ठीक है, जो सराउंड कर रहा होता है आपके oocyte को। ठीक है, मैमल्स में भी बहुत वैरायटी देखने को मिलती है। जैसे आप माउस में देखेंगे तो आपको जो जोना प्रोटीन है वो 3 टाइप की देखने को मिलती है। जोना जो पेलिसुडा है, जो लेयर है, वो बेसिकली प्रोटीन की बनी होती है, जिसे हम जोना प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो माउस में जो है ये तीन प्रोटीन की दिखती है आपको, ZP1, ZP2 एंड ZP3। और ऑन द अदर हैंड ह्यूमन बींग में आपको ये देखने को मिलती है ZP1, ZP2, ZP3 एंड ZP4। ये 4 टाइप की आपको ह्यूमन बींग में देखने को मिलती है और 3 टाइप की आपको माउस में देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यार ये अरेंज कैसे होते हैं, ये जो जोना पेलिसुडा की ये जो प्रोटीन से ये अरेंज कैसे होते हैं। तो ZP2 और ZP3 जो है एक लाइन बना रहे होते हैं, एक लीनियर वे में अरेंज होते हैं और अल्टरनेटिवली अरेंज होते हैं। मतलब ZP2, ZP3, ZP2, ZP3 कुछ इस तरीके से जो आपके ये ZP2 और ZP3 अरेंज होते हैं एक अल्टरनेटिव वे में। ठीक है, और ये जो लेयर्स है ये बहुत सारे लेयर्स बना रहे होते हैं। ठीक है, एक इस साइड जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये मल्टी लेयर्स बना रखे हैं, यहाँ पे 3 लेयर्स दिख रही है आपको। ठीक है, अब ZP1 क्या है? ऐसे नहीं, ZP1 को कोई काम ही नहीं है। ZP1 क्या कर रहा है, जो ये आपकी जो लेयर्स है इनको आपस में ज्वाइन करके रख रहा है आपका ZP1। जैसे आपको ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो इन दोनों के बीच में जो ज्वाइन कर रहा है, कौन कर रहा है? ये ZP1 इन दोनों को ज्वाइन करके रख रहा है। ठीक है, अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। आपका जो ZP3 होता है वो हाईली ग्लाइकोसाइलेटेड होता है। अब ग्लाइकोसाइलेटेड है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो भर भर के है। ठीक है, अब इतना सारा कार्बोहाइड्रेट है तो क्या करेगा यार, कुछ तो उसके पास होगा नहीं स्पेशल। क्यों होता है इतना सारा कार्बोहाइड्रेट? कभी नाम सुना आपने स्पीशीज स्पेसिफिसिटी का? ठीक है, तो इस स्पीशीज को स्पेसिफाई करने के लिए इसके अंदर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिससे ये जो स्पीशीज है उसको स्पेसिफाई कर सकता है कि अपने स्पीशीज का है कि नहीं है। ठीक है, जिसमें से एक कार्बोहाइड्रेट आपका होता है, एक कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू आपका होता है एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, आपका ZP2 और ZP3 है, एक अल्टरनेटिव वे में अरेंज। यहाँ पे जो ये एरो राइज हो रहे हैं, ठीक है, ये क्या है आपका एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसका काम क्या है भाई? ये बड़ी काम की चीज़ है, जो एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन है, बड़ी ही काम की चीज़ है। अब कैसे काम की चीज़ है? ये जो है आपकी स्पीशीज़ को स्पेसिफाई यही प्रोटीन करता है। अब क्वेश्चन आता है ये कैसे करता है भाई? कुछ ना कुछ और चीज़ भी तो लगती होगी इसके लिए। तो आपके जो स्पर्म होता है इसमें एक प्रोटीन होता है जिसे हम गाल्ट कहते हैं, GALT, गाल्ट प्रोटीन होता है, जो आके इस एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन से बाइंड हो जाता है। उसके बाद जो स्पीशीज़ है वो स्पेसिफाई होता है। जैसे सी एरिकेन्स में बाइंडिंग प्रोटीन था, वो जाके बाइंड हो रहा था। सिमिलरली इसमें क्या है, गाल्ट है। गाल्ट क्या करता है, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन से जाके अटैच हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसका स्पीशीज़ जो है स्पेसिफाई होता है कि हाँ ये अपने ही स्पीशीज़ का स्पर्म है। तो यार ये तो हो गई ZP3 की चर्चा। आप थोड़ी ZP2 की बात कर लेते हैं यार। जो हमारा स्पर्म होता है ना, उसमें उसके पास एक और प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं SED1, SED और 1। ठीक है, SED1 प्रोटीन होता है जो जाके ना ZP2 से एकदम बाइंड हो जाता है। जैसे ही स्पर्म जाता है जोना पेलिसुडा के पास, तो सबसे पहले जो बाइंडिंग होती है वो ZP2 और SED1 की बाइंडिंग होती है। उसके बाद आपका जो ZP3 है वो बाइंड होता है आपके जो गाल्ट प्रोटीन है उससे। ऐसे ही आपका स्पर्म सेल आया जोना पेलिसुडा के पास, तो SED1 ने और ZP2 ने आपस में एक दूसरे बाइंडिंग कर दी, एक दूसरे के गले लग गए कि यार तुम कहाँ थे, बड़े दिनों बाद मिले। अब इनकी बाइंडिंग से क्या होता है, इनकी बाइंडिंग से क्या हुआ, इनकी बाइंडिंग जो एग सेल है और स्पर्म सेल है, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट क्रिएट हो गया। पहले दोनों दूर दूर थे, अब ये दोनों पास आ गए। ठीक है, अब इनके पास आने के बाद ही क्या हुआ, जो आपका अटैचमेंट है ZP3 और गाल्ट प्रोटीन का, उसके बाद ही इनका अटैचमेंट होगा, उसके बाद ही स्पीशीज स्पेसिफाई होंगे। तो ZP2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन। अगर आप लोग को याद हो तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक प्रोटीन का नाम बताया था, तो कैपेसिटेशन के टाइम माइग्रेट करके सेल के अपर सरफेस में आया, तो स्पर्म रीजन होता है उसके अपर एंटीरियर रीजन में आ जाए। नहीं याद, चलो मैं नाम बता देती हूँ, उसका नाम था इज्मो।
एक्रोसोमल रिएक्शन हो गया भाई, सारा एंजाइम निकल गया। एक्रोसोमल रिएक्शन जैसी हुआ तो ये इज्मो क्या करता है, अब ये जो मेम्ब्रेन होती है आपकी स्पर्म सेल मेम्ब्रेन होती है, उससे उसके ऊपर आके बाइंड कर देता है। अब इसका काम होता है, ठीक है। तो पहले तो ये ऊपर आ गया था, मतलब लेकिन सेल मेम्ब्रेन के नीचे था। अब एक्रोसोमल रिएक्शन होने के बाद जैसे बाइंडिंग प्रोटीन ऊपर आ गए थे, सिमिलरली ये जो प्रोटीन है, ये भी इज्मो जो प्रोटीन है, ये भी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जाके अटैच हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं क्लियरली। अब ये इज्मो प्रोटीन भी काम का प्रोटीन है भाई, ये इंट्रैक्शन करवाता है ओसाइट और स्पर्म के बीच का जो इंट्रैक्शन है वो ये करवाएगा आगे जाके। यार सारा काम तो यार हमने देखा कि सारा काम तो यार स्पर्म कर रहा है, कैपेसिटेशन भी स्पर्म ने करवाई, इज्मो को भी स्पर्म लेके आया ऊपर, है ना। सारा काम तो हमारा स्पर्म कर रहा है, तो ओसाइट को भी तो थोड़ा काम करना चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से जो आपका ओसाइट होता है उसके पास भी एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं जूनो या फिर CD9, उसका एक और नाम है CD9 या फिर जूनो, ठीक है। ये जो ओसाइट होता है ये भी अपना जो प्रोटीन है इसको सरफेस होता है वहाँ पे ले आता है। इनके सरफेस में ना जो माइक्रोविलाई देखने को मिलता है, आपको ऐसे माइक्रोविलाई से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इन्हीं के ऊपर जाके जो ये जूनो प्रोटीन है जाके अटैच हो जाते हैं, जो इंट्रैक्शन करवाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अभी जो प्रोटीन है इज्मो और जूनो क्या होंगे, आपस में बाइंड हो जाएंगे। इनके बाइंडिंग से क्या होगा, इनके बाइंडिंग से जो स्पर्म सेल है उनका इंसर्शन हो जाएगा। जो स्पर्म सेल है वो इंसर्ट आ जाएगा, मतलब अंदर की तरफ आ जाएगा, उसका इंसर्शन हो जाएगा। अब स्पर्म सेल आ गया आपके oocyte के अंदर। मगर यार एक चीज़ और होती है, जब भी आपका इज्मो और जूनो बाइंडिंग होती है इससे पहले भी आपका एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। इससे पहले क्या होता है, इनका जो एडेशन होता है, कोई भी बाइंडिंग से पहले वो एक दूसरे को टच करती है, तो उसी वो जो सबसे पहले क्या होगा, जो सेल है वो अडेयर करेंगे। तो अडेयर कैसे, आपको जो स्पर्म सेल होता है उसमें एक प्रोटीन होता है जिसे हम एडम कहते हैं, और सिमिलरली एक जो oocyte होता है जिसमें प्रोटीन होता है जिसे हम इंटरग्रीन कहते हैं। इन दोनों में क्या होता है, पहले इन दोनों में अटैचमेंट होता है, इन दोनों में बाइंडिंग होती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल अडेशन, ठीक है। पहले स्पर्म सेल और oocyte का क्या होगा, अडेशन होगा, उसके बाद जो है इंसर्शन होगा। अब क्या हुआ, एडम और जो इंटीग्रीन है उन दोनों में एडेशन हो गया। एडेशन होने के बाद क्या होगा, अब जो आपका इज्मो और जूनो इन दोनों के बीच में बाइंडिंग होगी। बाइंडिंग होने के बाद जो आपका स्पर्म सेल है उसका इंसर्शन हो जाएगा, वो अंदर आ जाएगा उस साइड के। अब तो भाई इज्मो की बाइंडिंग हो गई, अब क्या हो गया, फ्यूजन हो गया, स्पर्म सेल और उस साइड का फ्यूजन हो गया। अब भाई यहाँ तक तो भाई फ्यूजन हो गया, तो मतलब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गई। अब क्या मुद्दा स्टार्ट होगा, पॉलीस्पर्मी का मुद्दा स्टार्ट होगा। जैसे कि जो आपका इज्मो और जूनो होती है इनमें ना पैरेलल फर्टिलाइजेशन होती है। पैरेलल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, अगर हम जनरली किसी भी सीरियोकिन्स में, जैसे मैंने बता रही हूँ उसका एग्जाम्पल लेके, तो उसमें जो फर्टिलाइजेशन हो रही थी, जो स्पर्म था वो परपेंडिकुलर आ रहा था, ओवम इस साइड स्पर्म सामने से आके उसको फर्टिलाइज कर रहा था, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें फर्टिलाइजेशन पैरेलल होती है, ठीक है। तो जो स्पर्म है वो ऐसे, मतलब इसको जो उसके हॉरिजॉन्टली जाके फर्टिलाइज करेगा, इस तरीके से फर्टिलाइज करेगा, उसके बाद बाइंडिंग हो जाएगी इज्मो और जूनो की, उसके बाद जो सेल का फ्यूजन है वो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, अब जो सेल का जो फ्यूजन है वो हो गया। अब सेल के फ्यूजन के बाद क्या होगा, जैसे ही फ्यूजन हुआ स्पर्म सेल और oocyte का, जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स होते हैं आपके oocyte में उनका हो जाता है एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। अब ये एक्सोसाइटोसिस हुआ तो जितने भी आपके कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स के कंटेंट थे, जो एंजाइम था, जो भी प्रोटीन था, वो रिलीज हो गया, जिसमें से एक प्रोटीन होता है ओवास्टैसिन। अब इसका काम क्या होता है, ये क्रिटिकल प्रोटीन है जो आपके पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये ओवास्टैसिन जैसे रिलीज होता है सबसे पहले क्लिप ऑफ कर देता है आपके ZP2 को। ZP2 का क्लिप ऑफ होने से क्या होता है, जो आपके ZP2 और Z1 की जो बाइंडिंग थी वो इनहिबिट हो जाती है। इन दोनों की बाइंडिंग ही नहीं हो पाती है भाई, क्योंकि ZP2 तो क्लिप ऑफ हो गया। अब इन दोनों की बाइंडिंग नहीं होगी तो कोई और दूसरा जो स्पर्म है वो आके फर्टिलाइज ही नहीं कर सकता, जो है oocyte के अंदर ही नहीं आ सकता। इस तरीके से क्या होता है, जो पॉलीस्पर्मी है वो प्रिवेंट की जाती है, ठीक है। मैमल्स में आपको फास्ट ब्लॉक देखने नहीं मिलता है, आपको सिर्फ वहाँ पे स्लो ब्लॉक देखने को मिलता है। तो ये जो प्रोसीजर था ये किसका था, स्लो ब्लॉक का, ठीक है। अब आप लोग पूछोगे फास्ट ब्लॉक क्यों नहीं देखने को मिलता, तो यार जब मैमल्स की बात करते हैं तो वहाँ पे ना, मतलब जब हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखते हैं तो वहाँ पे मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है एक टाइम पे आके फर्टिलाइज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक सराउंडिंग में, खुले एरिया में है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करते हैं हम मैमल्स में, तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है उसमें भाई किसी स्पर्म का कितने स्पर्म का जो है कैपेसिटेशन नहीं होता है, कितने स्पर्म जो होते हैं आपके डैमेज हो जाते हैं। तो फ्यू स्पर्म ही, कुछ 100 स्पर्म जो है आपके ओवर तक जा पाते हैं जो फर्टिलाइज करने के लिए। तो इसमें इसलिए फास्ट ब्लॉक देखने को नहीं मिलता, आपको जो प्रोसीजर देखने को मिलता है वो स्लो ब्लॉक देखने को मिलता है। तो आज का मेरा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।